हेलो गाइज, मैं हूं मनीष वर्मा और आपका स्वागत है हमारे चैनल लर्न ऑफ टेक्नो पर। डियर फ्रेंड, जैसा कि आपको पता है हमारी वन लाइनर एमसीक्यू की सीरीज जो वो चल रही है। 11 से 12 क्लासें वो हो चुकी है। पहले का वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। साथ ही चैनल पर आपको वन लाइनर एमसीक्यू के नाम से प्रॉपर प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ से आप सारे वीडियो वो देख सकते हैं। ठीक है, वन लाइनर एमसीक्यू है ये लोको पायलट टेक्नीशियन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा कोई भी कंपटीशन लेवल की आप तैयारी कर रही हैं, आपका बेसिक अगर क्लियर नहीं है तो 60% आपका थ्योरेटिकल यहाँ से क्लियर हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा हमारा एक चैनल और है जिस पर आपको कोई भी जॉब रिक्वायरमेंट हो, चाहे वो गवर्नमेंट हो, प्राइवेट हो, अप्रेंटिस हो, किसी भी प्रकार की वैकेंसी आईटीआई से रिलेटेड निकल कर आती है तो उसकी वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाती है। तो अगर आपने उसको भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको दिया हुआ है। ठीक है, चलिए क्लास को शुरू करते हैं। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, कास्ट आयरन की डक्टिलिटी घटिया होती है, यानी कि कास्ट आयरन के हम क्या है तार वगैरह वो नहीं बना सकते हैं, डक्टिलिटी का गुण है वो अच्छा नहीं होता है। जैसे कि मैंने आपको पीछे की क्लास में क्लियर किया था कि अगर मेटल में डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी है तो उससे हम वायर वगैरह बना सकते हैं। वहीं पर अगर मेटल में मेलेबिलिटी की प्रॉपर्टी होती है तो उसकी पतली शीट चदरे वगैरह आसानी से हम बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मशीन की हुई सरफेस पर फाइल करने का उद्देश्य होता है बर को साफ करना, फीड के निशान को फिनिश करना और शार्प कॉर्नर को पूर्णतः वर्गाकार बनाना। यानी कि पहले हमने कोई मशीनिंग ऑपरेशन किया तो उससे क्या होगा, जो हमारा वर्क पीस है उस पर बर वगैरह है वो रह जाते हैं कॉर्नर वगैरह पे, तो उसको फाइलिंग से हम साफ़ कर देते हैं। साथ में क्या होता है, जब मशीनिंग से हम ऑपरेशन करते हैं तो उसके चलने के निशान आते हैं। जो हमारा टूल है वो आगे पीछे जो मूवमेंट करता है उसमें, या राउंड मूवमेंट करता है, जैसे भी मूवमेंट करता है तो वो अपने निशान छोड़ देता है वहाँ पर चलने के। उनको फिनिश करने के लिए और शार्प कॉर्नर वगैरह को सही से तैयार करने के लिए हम फाइलिंग करते हैं मशीनिंग की हुई सरफेस पर। ठीक है, आगे इसमें दिया है कि वे होल को एक सिरे से केवल सीमित लंबाई तक बड़ा करने को काउंटर बोरिंग कहते हैं। ये मैंने आपको पीछे की क्लास में क्लियर किया था जहाँ पर बोरिंग ऑप्शन आया था। आपको याद होगा कि एक बोरिंग का क्वेश्चन आया था कि पहले से किए हुए ड्रिल होल के साइज को पूरी गहराई तक बड़ा करना, तो वो बोरिंग कहलाता है। अब इसमें दे रखा है कि केवल सीमित लंबाई तक, क्या बोला है इसने, केवल सीमित लंबाई तक बड़ा करने को काउंटर बोरिंग कहते हैं। ठीक है, अगर सीमित लंबाई तक चैम्फर करेंगे तो उसको काउंटर सिंकिंग बोला जाता है। ठीक है डियर फ्रेंड, काफ़ी बार ये क्वेश्चन हमारा हो चुका है, आई होप आपको बिल्कुल क्लियर भी हो गया होगा। नेक्स्ट है, एक पॉइंट को लोकेट करके उस पर निशान लगाने के लिए प्रिक पंच का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यानी कि जैसे एक पॉइंट को लोकेट करके उस पर निशान लगाने के लिए प्रिक पंच का यूज़ करते हैं। इसका मतलब है कि जैसे हम डिवाइडर के जो पॉइंट होता है उसको स्थान देने के लिए प्रिक पंच का यूज़ करते हैं, वहीं पे सॉफ्ट मेटल वगैरह होते हैं उन पर पंचिंग करने के लिए भी प्रिक पंच का यूज करते हैं। नॉर्मल कार्यों की अगर मैं बात करूँ तो डॉट पंच का यूज़ करते हैं जिसका एंगल 60 डिग्री होता है। वहीं पर प्रिक पंच का जो हमारा एंगल रहता है वो 30 डिग्री रहता है। एक होता है हमारा सेंटर पंच, तो सेंटर पंच का एंगल है वो 90 डिग्री रहता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है, जब पर्शियन ब्लू को मेथिलेटेड स्पिरिट्स के साथ मिक्स किया जाता है तब इसमें शीघ्र सूखने की स्ट्रेन बन जाती है। जैसे कि आप सभी को पता है पर्शियन ब्लू है वो देरी से सूखने वाला मार्किंग मीडिया है, लेकिन इससे जो मार्किंग करते हैं मार्किंग लाइनें अच्छी दिखाई देती हैं। वहीं पर सेल्यूलोज लेकर की बात करें तो वो जल्दी सूखने वाला मार्किंग मीडिया है। लेकिन पर्शियन ब्लू को अगर मेथिलेटेड स्पिरिट्स के साथ में मिक्स कर देते हैं तो ये जल्दी सूखने वाला मार्किंग मीडिया बन जाता है, जिससे इसे मार्किंग ब्लू या लेआउट डाई के रूप में जाना जाता है। तब इसको पर्शियन ब्लू ना बोलकर क्या बोलेंगे, मार्किंग ब्लू बोलेंगे या फिर लेआउट डाई के नाम से इसको जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्नियर के लीपर के
जिस पार्ट से वस्तु या होल की गहराई को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है उसे डेप्थ प्रोब कहते हैं। इसको डेप्थ बार भी कहा जाता है। ठीक है, क्या डेप्थ बार के नाम से भी जानते हैं डेप्थ प्रोब को। तो आपने देखा होगा कि मूवेबल जार के साथ में एक पतली सी पत्ती जुड़ी होती है, एक रोड जुड़ी होती है जो आगे पीछे मूवमेंट करती है। तो वर्नियर कैलिपर के द्वारा उससे क्या कर सकते हैं हम, किसी होल, कोई ब्लाइंड होल, कोई स्लॉट वगैरह है, उसकी गहराई को हम आसानी से चेक कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा वर्नियर कैलिपर से हम बाहरी माप, अंदरूनी माप भी चेक कर सकते हैं। यानी कि वर्नियर कैलिपर के द्वारा हम बाहरी, अंदरूनी व गहराई की मापें, तीनों माप है वो एक ही साथ चेक कर सकते हैं। यानी कि एक ही वर्नियर कैलिपर के द्वारा हम चेक कर सकते हैं। नॉर्मली अगर वर्नियर कैलिपर के लीस्ट काउंट की बात करें तो 0.02 मिलीमीटर रहता है। ठीक है, इसके अलावा ये लीस्ट काउंट इसके डिपेंड करता है कि मेन स्केल के कितने डिवीज़न के बराबर वर्नियर स्केल के कितने डिवीज़न मैच कर रहे हैं। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग है 3 प्रकार से लिस्ट काउंट आता है। एक होता है 0.01 मिलीमीटर, एक होता है 0.02 मिलीमीटर और एक होता है 0.05 मिलीमीटर। तो ये हमें देखना पड़ेगा कि मेन स्केल डिवीज़न के साथ में वर्नियर स्केल के कितने डिवीज़न हैं वो मैच हो रहे हैं, उसी के हिसाब से हम लिस्ट काउंट निकालते हैं। ठीक है, थ्योरेटिकल में ये सब कुछ क्लियर किया हुआ है। ठीक है, तो जैसे DRDO की भी एक नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, एक थ्योरी की भी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उनमें जाएंगे तो वहाँ पर आपको इसकी क्लियर वीडियो वो मिल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें कीवेज, ग्रूव्स, स्लॉट्स काटने के लिए क्रॉस कट चीजल का प्रयोग वो किया जाता है। ये भी मैंने आपको क्लियर किया है। थ्योरेटिकल भी इसको चीजल में क्लियर किया है, जो चीजल वाली प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाएंगे मिल जाएगा। क्रॉस कट चीजल के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, कीवेज वगैरह काट सकते हैं, ग्रूव्स, स्लॉट्स वगैरह काट सकते हैं। और कीवेज जो क्रॉस कट चीजल होती है, इसका जो कटिंग एज होता है ये पीछे की ओर पतला होता जाता है। अभी ये पतला क्यों होता जाता है, तो पीछे से पतला इसलिए रखा जाता है ताकि हम कोई कीवेज ग्रूव वगैरह काट रहे हैं तो उसमें हमारा चीजल का कटिंग एज है वो फंसे ना, इसलिए क्रॉस कट चीजल का कटिंग एज है वो पीछे से पतला होता है। ठीक है, इसके अलावा क्रॉस कट चीजल का हम और कहाँ पर यूज करते हैं, तो क्रॉस कट चीजल का यूज हम वहाँ पर करते हैं जहाँ पर बड़ी फ्लैट सरफेस होती है और वहाँ पर फ्लैट चीजल के द्वारा हमें चिपिंग करनी हो, यानी पूरी सरफेस से मटेरियल को रिमूव करना है। तो वहाँ पर हम चीजल के अकॉर्डिंग, जो हमारी फ्लैट चीजल है उसके अकॉर्डिंग वहाँ पर क्या काट देंगे, स्लोट्स काट देंगे क्रॉस कट चीजल के द्वारा। तब हमें उस बड़ी सरफेस से मटेरियल हटाने में आसानी रहेगी। चलिए मैं थोड़ा सा इसको फिगर के माध्यम से आपको बता देता हूँ, आई होप आपको कन्फ्यूजन हो रहा होगा। तो जैसे मान के चलिए ये हमारी क्या है, बड़ी सरफेस है कोई। अब इसमें क्या करनी है, पूरे में हमें इसके मटेरियल को रिमूव करना है। अब क्या करना है, इसके मटेरियल को रिमूव करना है तो कैसे करेंगे, फ्लैट चीजल के द्वारा इसके पूरे मटेरियल को रिमूव करेंगे। तो अब फ्लैट चीजल के अकॉर्डिंग क्रॉस कट चीजल से क्या बना देंगे, यहाँ पर स्लॉट्स बना देंगे। क्रॉस कट चीजल से हम क्या कर देंगे, यहाँ पर जीरियाँ काट देंगे इसमें ऐसे। अब हमने क्या कर दिया, यहाँ पर क्रॉस कट चीजल से इसमें जीरियाँ काट दी। तब 1 2 3 4 5 6 ऐसे ये खाने बन के आ गए। ठीक है, बॉक्स टाइप में बन के आ गए, क्योंकि ये जो पतली पतली झीरियाँ हैं यहाँ से तो हमने मटेरियल को रिमूव कर दिया क्रॉस कट चीजल से। अब बच गए इन 6 पॉइंट से, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, फ्लैट चीजल से आसानी से इसको रिमूव कर सकते हैं, हमें ज़्यादा परेशानी यहाँ पर नहीं आने वाली है। अगर ये सरफेस पूरी प्लेन रहेगी तो वहाँ से अगर हम फ्लैट चीजल से मटेरियल को रिमूव करने की कोशिश करेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा परेशानी आएगी। इसलिए क्रॉस कट चीजल से पहले क्या कर लेंगे, हम पतले पतले ग्रूव्स या नालियाँ बना लेंगे। उसके बाद में जो मटेरियल बचेगा उसको हम फ्लैट चीजल के द्वारा अलग कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइल के कनेक्टिविटी कार्य के सिरों को गलाई में बनने को रोकने में सहायक होती है। अब फाइल में कन्वेक्सिटी दी जाती है। कन्वेक्सिटी ऑफ फाइल क्या चीज़ होती है, तो कन्वेक्सिटी ऑफ फाइल ये होती है कि पुराने समय में क्या होता था, जब फाइलें बनाई जाती थी तो उनमें क्या करते थे, चीजल्स वगैरह के द्वारा हाथ से उनमें दांते काटे जाते थे। तो कुछ दांते ज़्यादा उभरे हुए होते थे, कुछ दांते कम उभरे हुए होते थे।
यानी कि ऊंचे नीचे दांते बनते थे। तो उनमें कन्वेक्सिटी देने की आवश्यकता नहीं होती थी, क्योंकि जो पहले ऊंचे दांते थे वो दांते जब घिस जाते थे तब नीचे वाले दांते काम करने लगते थे। और उसमें क्या होता था, सभी दांते एक साथ भी काम नहीं करते थे। ठीक है, तो इसलिए वो सुलभ थी। लेकिन अब आज की जनरेशन की अगर बात करें तो अब क्या होता है कि मशीनों के द्वारा, मिलिंग मशीन्स के द्वारा क्या करते हैं, दांत काटे जाते हैं। तो सभी दांतों की जो गहराई या ऊंचाई की अगर बात करें तो एक समान निकल कर आती है। अगर सभी दांतों की हाइट एक समान है तो सभी दांतें एक ही साथ कट पकड़ेंगे। तो जो कारीगर फाइलिंग कर रहा है उसको बहुत ज़्यादा ताकत लगाने की आवश्यकता पड़ेगी, तभी वो सारे दांत एक साथ रिमूव कर पाएंगे मटेरियल को। इसके अलावा दूसरा क्या होता है कि सारे दांते वो एक साथ ही घिसेंगे, क्योंकि जब सभी दांते एक साथ ही वर्क कर रहे हैं तो सभी दांते एक साथ ही घिसेंगी, तो फाइल है वो जल्दी ख़राब हो जाएगी। ठीक है। तीसरा क्या होता है, जब सभी दांते एक साथ करते हैं तो कारीगर होता है उससे हाथों से बैलेंस बनाना थोड़ा सा मुमकिन नहीं होता है। तो किनारों में से देखा होगा आपने कि आपका वर्क पीस है किनारों से जल्दी घिसने लगता है। तो उन सब चीज़ों को रोकने के लिए फिर क्या किया गया, कन्वेक्सिटी बनाई गई। फाइल के अंदर क्या किया गया, कन्वेक्सिटी बनाई गई। अब कन्वेक्सिटी क्या है, ये कुछ नहीं है, फाइल के बीच के भाग को थोड़ा सा उभार दिया, यानी कि उत्तल आकार में इसको बना दिया, थोड़ा सा ऊंचा उठा दिया, बीच वाले भाग को उभार दिया थोड़ा सा। अब उभार देने से क्या होगा, ये एक तो जैसे हम फाइल को पहले हार्ड एवं टेम्पर करते हैं, तो हार्ड करने के बाद जब हम टेम्पर करते हैं तो फाइल को सीधा उसमें ऑयल्स वगैरह में डुबोया जाता है। तो कन्वेक्सिटी दी हुई होगी ना तो फाइलें हमारी बेंड नहीं होगी, पहली बात तो ये, अचानक से ठंडी होने पे, क्योंकि बीच में से उभरी हुई है। ठीक है। दूसरा क्या होगा कि बीच में से ऊपर उठी हुई है तो सारे दांते एक साथ कट कट नहीं पकड़ेंगे, जो नीचे दांते रह गए हैं वो बाद में कट पकड़ेंगे। ठीक है। तो फाइल का जो जीवन है वो बढ़ जाएगा, लाइफ उसकी इंक्रीज हो जाएगी। तीसरा क्या होगा कि जो कारीगर है वो जो जॉब को रिमूव कर रहा है बर को, तो उसमें क्या बीच से ऊपर उठा हुआ भाग है, बीच से ऊपर उठा हुआ भाग है तो वो बीच से मटेरियल को ज़्यादा खींचेगा। ठीक है। और किनारों से क्या, हमारे हाथ के बैलेंसिंग की गड़बड़ की वजह से अपने आप खींचता रहता है साथ साथ में, तो जो सरफेस हमारी वर्क पीस की बन के आएगी वो फ्लैट सरफेस बनेगी। ठीक है। इसलिए आप कभी भी देखना जब आप फाइल करते हैं, अगर आप फाइल को किनारों से पकड़ के चलाएंगे ना तो वह सही नहीं चलेगी। लेकिन वहीं पे अगर पूरी फाइल पे अगर अपने एक हाथ का बैलेंस बनाकर दूसरे हाथ में हैंडल पकड़ के आगे पीछे मूवमेंट देंगे तो आपका वर्क पीस है वो पूरा सही से घिसने लगेगा। ठीक है। तो यही चीज़ है वो फाइल की कन्वेक्सिटी होती है, जिसको कन्वेक्सिटी ऑफ फाइल के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है इसमें, नेक्स्ट है हल्के कार्य के लिए प्रयोग की जाने वाली ड्रिलिंग मशीन बेंच टाइप सेंसिटिव होती है। हल्के कार्यों में जो प्रयोग करते हैं वो ड्रिलिंग मशीन है वो बेंच टाइप सेंसिटिव ड्रिलिंग मशीन होती है। सेंसिटिव ड्रिलिंग मशीन का मतलब क्या होगा कि वो बहुत ही एक्यूरेसी में वर्क पीस को पकड़ेगी, छोटे छोटे वर्क पीसों को बहुत ही शुद्धता के साथ में पकड़ के उनमें ड्रिलिंग की जा सकती है। ठीक है। ऐसे सेंसिटिव ड्रिलिंग मशीन भी आती है जो क्या बहुत ही परिशुद्धता में सुराख वगैरह काटने के काम में आती है। वैसे ही जो ड्रिल मशीन होती है वो बेंच टाइप सेंसिटिव मशीन कहलाती है। ठीक है। जिससे कि हम कोई भी सुराख करेंगे ना वो बहुत ही परिशुद्धता में बारीकी से बिल्कुल एक्यूरेट ड्रिल मशीन है वो साइज करेगी। ठीक है। तो उसी को क्या कहते हैं, सेंसिटिव ड्रिलिंग मशीन भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, धातु को अधिक मात्रा में शीघ्रता से रगड़ने के लिए रफ फाइल का प्रयोग किया जाता है। तो ये तो नॉर्मली सभी को पता ही होगा कि ज़्यादा धातु काटते हैं तो रफ फाइल यूज करते हैं, उससे थोड़ी कम काटनी है तो बास्टर्ड फाइल का, और कम काटनी है तो सेकंड कट का, उससे भी ज़्यादा कम काटनी है तो स्मूथ का, उससे भी बिल्कुल कम काटनी है यानी कि फिनिशिंग देनी है तो सुपर स्मूथ स्मूथ और डेड स्मूथ फाइल का यूज हम करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है इसमें मीट्रिक माइक्रोमीटर के थिम्बल पर 50 ग्रेजुएशनें बनी होती है। तो मीट्रिक माइक्रोमीटर होती है उस पर 50 ग्रेजुएशनें बनी होती है थिम्बल पर, और ब्रिटिश माइक्रोमीटर की बात करें इंचेस वाले पर तो 25 ग्रेजुएशनें उस पर बनी हुई होती है। ठीक है। मीट्रिक माइक्रोमीटर के थिम्बल को 50 बराबर भागों में विभाजित किया जाता है, उसी के हिसाब से उसका लिस्ट काउंट निकाला जाता है। और ब्रिटिश माइक्रोमीटर की मैं बात करूँ तो 25 भाग उस पर बने हुए होते हैं, उसी के अकॉर्डिंग इसकी
लीस्ट काउंट निकाली जाती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आउटसाइड माइक्रोमीटर के एक थिम्बल स्केल डिवीजन का मान 0.01 मिलीमीटर होता है। ये आउटसाइड माइक्रोमीटर की बात कर रहा है, तो ये मीट्रिक माइक्रोमीटर की बात कर रहा है। ठीक है डियर फ्रेंड, अगर सीधा आउटसाइड माइक्रोमीटर दिया हुआ है, मीट्रिक या बीटीस नहीं लिखा हुआ है, तो आपको उसको मीट्रिक माइक्रोमीटर ही समझना है। ठीक है, मीट्रिक माइक्रोमीटर के एक जो थिम्बल स्केल डिवीजन का मान है वो 0.01 मिलीमीटर होता है, और वही उसका लीस्ट काउंट होता है, यानी कि वही क्या होता है, उसका अल्पतमांक होता है। ये तो आउटसाइड माइक्रोमीटर का लीस्ट काउंट क्या हो जाएगा, 0.01 मिलीमीटर उसका लीस्ट काउंट यानी कि अल्पतमांक हो जाएगा। आज की वीडियो का नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, माइक्रोमीटर नट और बोल्ट के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, माइक्रोमीटर है वो नट और बोल्ट के सिद्धांत पर आधारित होता है, यानी कि नट और बोल्ट जैसे कार्य करते हैं वैसे ही हमारा माइक्रोमीटर वो कार्य करते हैं। इसके अलावा कहीं पर आपको लीड और पिच के सिद्धांत पर कार्य करता है भी मिल जाएगा। ठीक है, दूसरा मैं आपको बता दूं, माइक्रोमीटर में वी थ्रेड कटी हुई होती है, लेकिन माइक्रोमीटर का जो रेचेट स्टॉप होता है उसमें बटरस थ्रेड कटी हुई होती है। पीछे के एक वीडियो में शायद मैंने नहीं बताया था, मैंने बोला था आप लोगों को कि आप सर्च करें और कमेंट करें। ठीक है, तो आज मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि माइक्रोमीटर के जो रेचेट स्टॉप होता है उसमें बटरस थ्रेड कटी होती है, जो ट्रटर की आवाज़ करता है, जैसे पूरा टाइट होता है तो वो फ्री होने लगता है। ठीक है, तो उसमें बटरस थ्रेड कटी होती है माइक्रोमीटर की। अगर स्पिंडल की बात करें तो वहाँ पर वी थ्रेड कटी होती है, और माइक्रोमीटर में सिंगल स्टार्ट थ्रेड कटी होती है, चाहे वो ब्रिटिश माइक्रोमीटर हो चाहे मीट्रिक माइक्रोमीटर हो। ठीक है, पूछ लिया जाता है कई बार कितने स्टार्ट थ्रेड होती है, तो माइक्रोमीटर में सिंगल स्टार्ट थ्रेड होती है। माइक्रोमीटर नट या बोल्ट या फिर लीड और पिच के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर आपको बेहतरीन लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर आपने हमारे टेक्निकल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वहीं पर जॉब वाले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।